कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। नमस्कार, मैं प्राची आचार्य, आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है और हमारे साथ मेरे कलीग हैं रोहित त्रिपाठी सर, जो आज की इस परिचर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ दो ऐसे धुरंधर हैं जिन्होंने 29वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में 21वीं एवं 22वीं रैंक लाकर परचम लहराया है, श्रेया मिश्रा मैम एंड रंजीता कुमारी मैम। हमारे साथ हमारे कौटिल्य इंस्टीट्यूट एकेडमी के डायरेक्टर सर कामेश्वर प्रसाद सर भी हैं। आप सभी का स्वागत है इस परिचर्चा में। हम लोग जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और आप सभी को इन लोगों की कहानी, जो इनकी जर्नी थी, सक्सेस स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी। मैम, ये जो परीक्षा है ये अपने आप में काफी संघर्षपूर्ण रहता है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कौटिल्य से जुड़े हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बिहार के सारे अलग अलग कोने से हमारे वीडियो चैनल को फॉलो करते हैं, देश में भी अलग अलग कोने से फॉलो करते हैं। तो ये जो इंटरव्यू है मैम, ये उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए है कि ये तैयारी इसको पूर्ण रूप से कैसे बेहतर तरीके से कम समय में की जा सकती है। तो मैम, मेरा जो पहला सवाल आपसे ये है, और ये इसके आलोक में है कि आपने 21वीं रैंक हासिल की है मैम, जो कि एक सम्मानित परीक्षा में बहुत ही विशेष रैंक है। तो मैम, आपका ये जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, वो कैसे कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे प्रारंभ हुई, आपने कहाँ से की? वैसे तो मैं पटना से ही हूँ, तो मेरी स्कूलिंग तो पटना में ही हुई। उसके बाद कॉलेज मैंने किड्स स्कूल ऑफ लॉ भुवनेश्वर से किया है। मैंने बीबीए एलएलबी कंप्लीट किया जी। और उसी दौरान अराउंड 4th ईयर के लगभग से मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है। तो इसलिए मैंने 4th ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जो भी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रोसीजरल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो उनका रिविजन और उनके डीपर वे में डायरेक्ट को पढ़ना, उसको बुक से रिलेट करना, ये सारा मैंने 4th ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जब मैंने लॉ कंप्लीट कर लिया तो फिर वैकेंसी निकली बिहार जुडिशरी की 2016 में। मैंने 2015 में लॉ कंप्लीट किया, तो उसके बाद वैकेंसी निकलने के बाद मैंने फॉर्म भरा और फिर सर से मुलाकात हो गई। तो मुझे जो भी गाइडेंस की जरूरत थी वो सारी सर ने फिर पूरी की। जी जी मैम, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा। आपने भी 29वीं न्यायिक सेवा परीक्षा में एक बहुत ही विशेष रैंक, जो कि 22वीं रैंक है, वो हासिल किया है। तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा रही मैम, वो किस प्रकार रही और आप किस प्रकार न्यायिक सेवा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रयासरत थे? पहले तो थैंक यू आपको भी, प्राची को भी और सर को भी मेरा प्रणाम। मेरी जो स्टार्टिंग पढ़ाई जो थी वो पटना में ही हुई है और एलएलबी मैंने पटना लॉ कॉलेज से किया। 2010 में मेरा एलएलबी पासिंग आउट है। 2014 में मैंने एलएलएम किया और एलएलबी के दौरान ही मुझे लगा कि हमारे कॉलेज में बहुत सारे आते थे, ऑनरेबल्स आते थे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे इस फील्ड में जाना है। तो आफ्टर दैट मुझे सही जगह नहीं मिला था, क्योंकि एट दैट टाइम 2010 में पटना में कोचिंग नहीं थे भी तो मुझे मेरे नॉलेज में नहीं थे। तो उस समय था कि कंप्यूटर क्लासेस करने से एक आपका मतलब आपकी आगे की अच्छा आपको सप्लीमेंट मिलेगा। तो ये सब कुछ देखते हुए हम कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किए थे वेब डिजाइनिंग में डिप्लोमा करने के लिए। तभी वहाँ पे एक हमारे सीनियर थे भैया, सुशील भैया थे, तो वो मिले। तो उन्होंने ऐसी बातचीत के दौरान हम वहाँ जो उत्पल सर थे वो बताया कि भी जुडिशरी की तैयारी करते हैं और यही कोचिंग में जाते हैं। अच्छा, कौटिल्य इंस्टीट्यूट के बारे में वहीं से मुझे पता चला। तो उन्होंने मुझे सर का एड्रेस दिया, फिर मैं यहाँ आई, सर से मिली। और अभी सुशील श्रीवास्तव भैया जो हैं वो भी 28वीं बैच में क्वालिफाइड हैं। तो इस तरीके से मैं सर के पास पहुंची और सर से पूरा गाइडलाइंस मुझे मिला और मैं आगे बढ़ती गई। मैंने 28वीं भी दिया था, जो मेरा 1 नंबर से मिस हुआ था। लेकिन आफ्टर दैट सर का मोटिवेशन मुझे लगातार मिलता रहा। बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ उस टाइम जब नहीं निकाले थे, लेकिन सर के लगातार मोटिवेशन की वजह से ही अच्छा रैंक आ पाया, क्वालिफाई कर पाया।
रोहित जी, यहाँ पर एक बात बता दूं दर्शकों को कि रंजिता मैम अपने एलएलएम के दिनों में भी टॉपर रही थी पटना यूनिवर्सिटी से। तो कहते हैं ना कि होनहार विद्वान के हो तो चिकने पात। बिल्कुल, इनकी रैंक 3rd थी एलएलएम जी में। जी जी। एलएलबी में भी हम अपनी बैच के टॉपर रहे हैं। तो धुरंधर हैं। बिल्कुल। जी। मैम आप ये बताएं कि आप लोगों को लॉ पढ़ने की ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? लॉ पढ़ने की इंस्पिरेशन मुझे मिली क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड ही है। मेरे फादर पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और मेरे ग्रैंडफादर भी पटना हाई कोर्ट में ही थे। तो उस वजह से शुरू से ही था कि जब भी बैरक्स हमेशा अवेलेबल थी घर में, तो थोड़ा उसको उलटना देखना। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी इसी फील्ड में जाना है। तो फिर उसके बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। वहां से ही मैंने सोचा कि नहीं, अब तो लॉ ही करना है, और लॉ करने के बाद क्या बेस्ट ऑप्शन है। तो मुझे लगा कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि मैं जुडिशरी चूज करूं, क्योंकि उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हैं जिनको कि आप रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। मैम आपका ये जो लॉ पढ़ने का जो इंस्पिरेशन जो है, क्योंकि ये हमारे खास करके हमारे बिहार यूपी में बहुत ऐसा कल्चर रहा नहीं है कि कोई एक विद्यार्थी 12वीं पास करे या फिर ग्रेजुएट हो और सीधे सीधे लॉ पढ़ने चला जाए। तो खास करके हमारे कल्चर में ऐसा बहुत रहा नहीं है। तो इट माइट हैव बीन अ ट्रिकी डिसीजन फॉर यू कि नहीं, अभी आई शुड टेक अप लॉ। तो वो कैसे डिसाइड हुआ? रोहित जी, आप बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और हमारे समय जिसमें हम पास आउट, जिस समय हमारा ग्रेजुएशन हुआ था, तो उस समय एक्चुअली हम मेडिकल की तैयारी पहले करते थे और हमने मेडिकल भी क्वालिफाई किया था। बट एट दैट टाइम घर से बहुत दूर जाना हमारे गार्जियंस अलाउ नहीं किए। तो फिर हम आगे बढ़े और फाइनली ग्रेजुएशन करने के बाद फिर हमने बैंक वगैरह की तैयारी की। बट मुझे बहुत पसंद नहीं आया वो सब कुछ। संतुष्टि नहीं संतुष्टि नहीं मिलती थी। फिर हमारे घर के बगल में एक सीनियर हमारी दीदी थी जो साइंटिस्ट हैं अभी, तो बीएचयू से उन्होंने करके और अभी वो साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप एलएलबी करो और एलएलबी करके आप उसमें फिर आप आगे बढ़ो, उसमें बहुत सारा स्कोप है। तो उनसे हमें इंस्पिरेशन मिला था, वो हमको बहुत इंस्पायर किया कि नहीं आप एलएलबी करो। तो उससे इंस्पायर होकर फिर मैंने देखिए, परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोल्ड भी किया जा सकता है। यहाँ पे हम एक ऐसे कैंडिडेट के साथ हैं जिन्होंने काफी स्ट्रीम्स ट्राई किए लाइफ में, काफी फील्ड्स ऑफ स्टडी ट्राई किए लाइफ में, बट इवेंचुअली ड्यू टू हर हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस शी हैज रीच्ड वेयर शी हैज। तो आप कहीं भी हैं लाइफ में तो आप पहुंच सकते हैं, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ योर विल एंड डिटर्मिनेशन। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। तो अगर आप कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें आपका दिल नहीं लग रहा है, आप किसी और दिशा में जाना चाहते हैं, तो संभव है हार्ड वर्क के साथ। आप लोग ये बताएं कि आपकी जब परीक्षा नजदीक थी तो उस समय का आपका क्या स्ट्रैटेजी था? अलग अलग चरण होते, 3 चरणों में एग्जाम होता है, काफी डिफिकल्ट फेजेस देखते हैं हम लोग। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि आप पीटी के टाइम पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाते थे, मेंस के टाइम पर क्या आपने क्या कुछ किया जिसके कारण आपको इतनी अच्छी रैंक मिली? पीटी के टाइम पे तो पहले मैंने सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया, लेकिन मुझे लगा कि सेल्फ स्टडी सफिशिएंट नहीं होगी। और तभी मेरे फादर, चूंकि लीगल बैकग्राउंड से थे, उन्होंने मुझे बताया कि सर कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट पटना में एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे कामेश्वर प्रसाद सर डायरेक्टर हैं, और वहाँ तो हम लोग सर से मिलने के लिए आए। फर्स्ट मीटिंग में ही सर से मिलके मुझे समझ आया कि सेल्फ स्टडी में मेरे कहाँ कमियां हो रही थी। सर ने इतनी अच्छी तरीके से पॉइंट आउट किया कि मुझे लगा कि नहीं, अब तो मुझे प्रिपरेशन एकदम सीरियसली सर के ही गाइडेंस में स्टार्ट करनी है। तो पीटी, उस टाइम पीटी में ऑलमोस्ट 2 महीने का ही टाइम बचा था। तो उस ड्यूरेशन में सर के गाइडेंस में सर ने बोला कि आप बेयर एक्ट पे फोकस करो पीटी के लिए सबसे ज्यादा। तो मैंने उसी तरह जिस तरीके से सर ने बताया पीटी में बेयर एक्ट पे ज्यादा फोकस किया। फिर जब मेंस का टाइम आया, पीटी के रिजल्ट्स आ गए, उसके बाद रेगुलर क्लासेस मैंने की और एक एक सब्जेक्ट करके
हर सब्जेक्ट का नोट्स जो सर ने प्रोवाइड किया था स्टडी मटेरियल, वो तो बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि वो बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज है। उसमें केस लॉज भी बहुत क्लियरली लिखे हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही मैंने अपने भी नोट्स प्रिपेयर किए और उनको और स्टडी मटेरियल दोनों को मिला के उसके बाद जो टेस्ट यहाँ पे होते थे वो टेस्ट मैं देती थी। उसमें जितने करेक्शंस होते थे या जो भी बताया जाता था कि ये सही नहीं है, ये आंसर लिखने में तुम्हें इतना और लिखना चाहिए था या ये गलत हुआ, या फिर कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि लिखते लिखते आप खुद भी रियलाइज करते हो कि अरे ये तो मुझे नहीं आ रहा, ये तो मैं भूल गई, ये तो इस टॉपिक पे तो मेरा कमांड ही नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें वो रेक्टिफाई होती गई और जब फाइनल मेंस का टाइम आया तब तक प्रिपरेशन इतनी सॉलिड हो गई थी कि हाँ क्वेश्चंस अगर आएंगे तो अब आंसर्स मैं लिख पाऊंगी, और ये सब कुछ सर के मोटिवेशन से ही पॉसिबल होता है। रंजिता मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको कौटिल्य इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज कितना फायदा किया, और एक्चुअली आप जो पीटी के टाइम पे थे तो क्या आप हर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि बहुत रिगरस टेस्ट सीरीज जो है वो हर सब्जेक्ट वाइज जो है डिवाइड करके लिया जाता है। जीके जीएस के भी अलग से टेस्ट सीरीज होते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज आपकी इस सफलता में कितना उसका कंट्रीब्यूशन रहा? सर के तरफ से जो भी टेस्ट सीरीज कोचिंग में लिए जाते थे तो वो हर टॉपिक को टच करते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोसीजरल लॉ है तो आपको क्योंकि वो बेसिक है, आपको उसमें पास करने के बाद ही फिर आप क्वालिफाई कर पाते। तो सर ऐसा नहीं था कि एक ही सब्जेक्ट पे आप फोकस, सर का कहना ऐसा था कि हर पेपर पे आपका कमांड होना चाहिए। जितने भी पेपर थे सर बिल्कुल उसी पैटर्न में सर टेस्ट लेते थे जैसा कि बीपीएससी लेती है जुडिशरी में, तो उसी पैटर्न में टेस्ट देते सर बहुत हेल्प मिला सर। और कभी अगर हम लोग बाई चांस किसी कारण से अगर नहीं सर के टेस्ट में आ पाते थे तो हम लोग को सर वो अवेलेबल करवाते थे, और बहुत हेल्पफुल रहा पीटी के टाइम में सर का जो भी टेस्ट सीरीज होता था सर के यहाँ। और बहुत जीके जीएस के लिए भी सर हमेशा मोटिवेट करते थे कि सर जीके जीएस भी पढ़ना है। बिल्कुल मतलब सर ने कहा था कि हर पेपर पे आपका कमांड होना चाहिए, हर फील्ड में आपका कमांड होना चाहिए। तो बहुत हेल्पफुल रहा सर का जो भी था। तो मुझे लगता है कि अभी आपने कहा कि आपका हर पेपर पे कमांड होना चाहिए, तो कुछ पेपर बिहार स्ट्रेटजी के हिसाब से कुछ पेपर का जो मार्क्स कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, कुछ पेपर्स की ज्यादा होती है, बट इवेंचुअली ये सारे पेपर्स क्यूमुलेटिवली आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है इंटरव्यू में, तो कहीं ना कहीं वो अंडरलाइन फैक्ट यही है कि आपने जो सिलेबस था एग्जॉस्टिवली कवर किया हुआ है, आपने कुछ स्किप नहीं किया है। तो जैसा कि जब सर पढ़ाते थे सर का जो नोट्स है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते थे सर उसको स्पेशली अंडरलाइन करवा देते थे, और हमें ये इंस्ट्रक्शन मिलता था कि इसका एक अलग से आप लोग शॉर्ट नोट्स तैयार करिए। तो उससे मतलब वो जो नोट्स होता था उसमें से जो पॉइंट आउट करके जो अंडरलाइन जो लाइंस होते थे उनको हम लोग अलग कॉपी पे पेज पे लिखते थे। और फिर उसके अलावा उसके साथ सर ने कहा था वेरिएट्स पे आपका कमांड होना चाहिए। तो वेरिएट्स भी इन सेंस की बहुत वाइड है, हम लोग नहीं उतना कर सकते, तो सर हमको उसमें से भी निकाल देते थे कि नहीं हाँ इतना ही पढ़ना, आपको इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। जैसा कि सर कहते थे कि आप सब कुछ पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी रियलाइज करना है कि क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज दिस इज ह्यूमंगस, इसका कोई एंड नहीं है, हरि अनंत हरि कथा अनंता है इन अ वे। तो आप इसका कोई अंत नहीं है, बट आपको ये डिसाइड करना है, अपनी स्ट्रेटेजाइज करना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। एक बार जब आपका वो फिल्टर आउट हो जाता है तो जो पढ़ना है आप उसमें अपना पूरा अनफिल्टर्ड फोर्स लगा सकते हैं और अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। जी। और सर ने जब पीटी का जब टेस्ट होना था तो उस समय बहुत ही वाइड हम लोग का ये तैयारी प्रिपरेशन जो यहाँ चलता था, कई घंटे टेस्ट होते थे, डिस्कशन होता था, जो हम लोग को जो भी दिक्कतें होती थी तो हम लोग सर से सीधा सर इसमें ये दिक्कत आ रही, समझ में नहीं आ रहा पेरेंट का लैंग्वेज, तो सर बहुत अच्छे से समझाते थे हम लोगों को। और प्लस ये भी था उस समय कि पीटी का जो नोट्स हमारा तैयार हुआ वो हमारा लास्ट इंटरव्यू में बहुत काम आया। तो जो चीज रोहित सर समझ में आ रही है अभी कि अप्रोचेबल टीचर होना बहुत जरूरी है, जो कि कामेश्वर प्रसाद सर में हमेशा ये हमने देखा है और देखने को मिलता है। दूसरी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में एक बैलेंस्ड व्यू अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए
सर के थ्रू ही जानते हैं कि इन दोनों का क्या स्पेशल क्वालिटी था जो कि आपने भी पहचाना, और इसको आप हमेशा हमारे क्लासेस में बताते रहते हैं कि श्रेया मिश्रा मैम ऐसे थी, रंजिता मैम ऐसे थी। तो उनके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स आज की इस परिचर्चा में जानने क्योंकि का सर मिलेगा। मुझे जो लगता है कि हर स्टूडेंट जो आपके पास आता है उसका एक अपना यूनिक स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है, एंड आपका अप्रोच ऐसा है कि आप हर स्टूडेंट से पहले तो 3-4 दिन आप समझते हैं उसको, आप उससे पूछते हैं कुछ सवाल, तब आप समझते हैं कि इसका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, तो उसके हिसाब से आप उसके लिए अप्रोच लगाते हैं कि आपको ऐसे पढ़ने की जरूरत है, आपका ये एरिया मजबूत है, आप इतने में हो जाएगा, आपका एरिया कम वीक है, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों जो टॉप रैंकर्स यहाँ बैठे हैं 29वीं न्यायिक सेवा के, ऐसे तो आपके बहुत सारे कैंडिडेट सक्सेसफुल हो चुके हैं, बट ये दोनों जो टॉप रैंकर्स बैठे हैं इनको आपने कैसे शेप किया, इनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आपने कैसे मैन्यूवर किया? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राची, Yes. तुम स्टार्ट इतना अच्छा की, वंडरफुल स्टार्ट कि हम थोड़ा सरप्राइज हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है हम लोग किस सेशन में बैठे हुए हैं। तो प्राची का अपना टैलेंट है और रोहित जी भी टैलेंटेड है, ये लोग खुद ब्राइट स्टूडेंट है। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली क्या है कि कोचिंग सेंटर में आप जब भी जाते हैं क्लास करने के लिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं किसी भी कोचिंग में, और कहें कि ये टोटल क्रेडिट कोई कोचिंग का टीचर डायरेक्टर ले ले तो फिर आप क्रेडिट सब में लेकर दिखाइए, जब सारे बच्चे हैं तो सारे को करके दिखाइए। लेकिन अब क्या है कि टीचर का गाइडेंस, जो भी आपके मेंटर है, आपको पहले उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा जी। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, डेडिकेट करना पड़ेगा, डिवोशन आपका चाहिए कि जब हम इनके पास आए, नो डाउट वो मेंटर कैपेबल होने चाहिए। अगर उन्हीं में मेरिट नहीं है तब तो बात खत्म है, अब मेरिट नहीं आप ट्रस्ट कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। तो दो बातें हैं, एक तो मेरिट भी होना चाहिए और आपका ट्रस्ट भी होना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है कि अगर वो आपको कुछ बता रहे हैं, मेरा अभी इसमें 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 2002 से हम लोग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं और बहुत सारे रिजल्ट हैं, उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब जैसे कि हम किसी को गाइड कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है, अभी तक देखना है कि जितने भी रिजल्ट आया, मैक्सिमम रिजल्ट, तो उसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको रोहित जी कुछ पॉइंट बोला कि ठीक है तुम ऐसे करो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये करो। जैसे मेरा 5 एसेंशियल आपको पढ़ना है तो पहले मेरा स्ट्रेटजी और फॉलो करना है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 सब कुछ 5 एसेंशियल हम आपको बताएं जी। आप क्या किए कि आप डेडिकेट करें 5 एसेंशियल। अब कुछ लोग क्या करेंगे इसमें कि दो चीज अपने से करने शुरू कर देंगे, चलो इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, हम बोलेंगे जीके पढ़ो, जीएस पढ़ो, उसका भी गाइडेंस चाहिए। यहाँ पर जीके जीएस का भी बहुत अच्छे टीचर है, मनमोहन सर जो पढ़ा है, इनको भी गाइड किए हैं, है ना, मनमोहन सर का भी बहुत रोल है इनमें। तो अब हम बता रहे हैं जीके पढ़ो, जीएस पढ़ो, लॉ को ऐसे पढ़ो, नोटिंग ऐसे करो। तो हम आपको ये भी बता रहे हैं क्लास में कैसे पढ़ना है, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि घर में जाकर कैसे पढ़ना है। कुछ लोग क्या करता है कि कुछ मेरे बातों को माना और कुछ घर में जाकर कुछ अपने मर्जी का काम करने लगा, हो सकता है उसका भी अच्छा हो, लेकिन जब ट्राई टेस्टेड फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है ये है, तो जितने लोग ऑलमोस्ट जो हम बता रहे हैं और उसको टू द पॉइंट फॉलो किए, 99.9% रिजल्ट है। 99.9 100% नहीं कहा जा सकता है, 99.9% किसको, जिसने पूरा स्ट्रेटजी फॉलो किया। ये दोनों कैंडिडेट भी है उसी तरीके से, इन लोगों को मैंने बताया कि ये करो। रंजीता तो थोड़ा पहले आई थी, रंजीता थी ये तो बाद में, रंजीता पहले आई थी, और रंजीता जब आई थी तो उस समय लॉ पढ़ रही थी, पास कर चुकी थी रंजीता, उसमें पास कर चुकी थी रंजीता उसमें, तो फाइनल ईयर में थी वो, हमको याद आ रहा है। तो फिर सुशील श्रीवास्तव है हमारे बहुत पुराने कैंडिडेट, बहुत अच्छे, जो वो भी क्वालिफाई कर हाँ, सुशील श्रीवास्तव जो है फाइनली वो भी सेलेक्ट हो गया, वही मैजिस्ट्रेट है। इनको बताया तो ये आया, तो भाई पटना में थोड़ा सा पढ़ाई का तो माहौल उस तरीके का था, बाद में ये क्लाइंट वगैरह ये सब आ गया तो इस टाइम में कुछ ये हो गया, लेकिन उस समय था नहीं कुछ उस समय का। तो हम बताएं इसको, तो इसने पढ़ना शुरू किया, अपना सारी बातें हुई। उसके बाद रंजीता को जो फायदा हुआ सो हुआ,
रंजीता से इस इंस्टीट्यूट को क्या फायदा हुआ, पहले वो बताना है। रंजीता से इंस्टीट्यूट को क्या फायदा हुआ और कितने लोग फायदा उठा रहे हैं उस फायदे का। तो मेरे पास नोट्स हुआ करता था उस समय, थोड़ा रफ पेजेस में, थोड़ा वो ऑर्गेनाइज अरेंज नहीं था जी। तो हम बोले कि हमको एक आदमी चाहिए जो नोटिंग तैयार करे जी। तो हम रंजीता को बोले कि चलो भाई तुम ये करो, कुछ करोगी नोटिंग, मेरा हम डिक्टेशन देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो चलो ठीक है, बोले कि ओके सर आई एम रेडी। तो उस समय 9 बजे क्लास चलता था जी। बहुत इंटरेस्टिंग है, 9 बजे क्लास चलता था। ये 9 बजे आती थी, 9-10 बजे के 12 बजे खत्म हो जाता था। 12 बजे के बाद सब लोग चले जाते थे, ये रुक जाती थी और हम दोनों बैठ के इस शाम में 5 बजे जाती थी। 5 बजे जाती थी, नोटिंग किए जा रहे हैं, 4 बुक खुला हुआ है, नोटिंग हो रहा है, स्ट्रेटजी बनाया जा रहा है, मटेरियल। उसके बाद इतना एक्सपर्ट हो गई लिखने में इतना एक्सपर्ट हो गई। अब बता रहे हैं इंसिडेंट कुछ होता है ना, आप परफेक्ट नहीं हो सकते, कभी आप में कर दिए। तो कभी कभी हम नोटिंग करवाते जाते थे, तो ये लिखते, ये बोलती बड़ा कम थी। अभी भी चेहरा सब खुलेगा कि ज्यादा बोलने वाले नहीं, सब इस पर और भी बात बताएंगे हम थोड़ी। तो क्या हुआ कि जब ये हम डिक्टेशन देना शुरू करते थे, ये लिखना शुरू करती थी, तो इतना ही एक्सपर्ट हो गई थी कि कभी नहीं होता लिखने में कुछ इररिलेवेंट आंसर आने लगा उसमें, तो ये बोलती नहीं थी, इसका कलम रुक जाता था। तो हम देखिए कि लिख ही नहीं रही है, तो कहा क्या हुआ, कलम क्यों रुक गई? बोलते थे ये लाइन ठीक नहीं है। तो क्या है? तो हमने हाँ तुम ठीक करे, ये पकड़ लेती थी, बोले कि रोक देती थी, बोलते भी नहीं थी। अब आप बोलते नहीं, आपको देखना है कि लिख भी रही है और रुकी कि नहीं रुकी, बोलती नहीं थी। तो इसका कलम पर ध्यान है, एक दो बार रुक गई तो हमने कि क्या हुआ? तो बोले कि ये इसका आंसर ठीक नहीं होगा। हम बोले कि फिर हम देखे, हम तो बहुत अच्छा तुम चेक की। उसके बाद ये बहुत सारा चीज, इसके बाद पूरा नोट्स, अभी जितना नोट्स मेरा है अभी आप लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं और जितने लोग इसके बाद पढ़ के क्वालिफाई किए, इवन श्रेया भी पढ़ी है, श्रेया भी पढ़ी है जो कंप्लीट किया है। मतलब श्रेया मैम, रंजिता मैम का नोट्स नोट्स मतलब ये जितना मेरे पास नोट्स है, जिसके पास भी होगा रंजिता के हैंड राइटिंग में। चलिए, तो ये तो बहुत बड़ा एसेट यहाँ के लिए देगा, यहाँ एसेट दे गई। और इसके दौरान क्या हुआ कि इसको सब कुछ याद हो गया जो आदमी लिखने लगेगा। और ये मेरे साथ वो जो सेशन हम लोग का चला ऑलमोस्ट 1.5 ईयर, 1.5 साल तक का सेशन, ये हट ही नहीं पीछे। और पूरा तैयार होता था, कंटेंट बनता था, फाइंडिंग हो रहा है, एवरीथिंग, सब राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ इसको याद रखना। बाद में थोड़ा सा फर्स्ट राउंड में एग्जाम में 20 में इसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, शादी वादी हो गई, फैमिली लाइफ में चली गई, तो थोड़ा 1 साल का वो हो गया। फिर हम उसको काफी बोले कि देखो तुम मटेरियल हो, तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुमको पढ़ना है। इसके पीछे हम लगे रहते थे और इसके पापा वगैरह भी आते जाते थे, सब लोग से बातचीत होता था तो पढ़ाई के बारे में। और फाइनली इसका रिजल्ट आ गया, होना ही था, जो कि हम सरप्राइज नहीं थे, हम जानते थे किसी का मतलब इनका कम बैक हुआ, इसका एकदम मतलब शादी हुआ, उसके बाद गैप हुआ, उसके बाद फिर इसको हम फोन करके कहा हुआ तो शादी तो हो गया ना, शादी तो सबका होता है, ठीक है तुम्हारा भी हो गया, अब आओ यहाँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ऐसे बहुत लोग हैं एस्पिरेंट्स आपके जो शादीशुदा हैं और शादीशुदा को वो एक लिमिटेशन जैसे देखते हैं या फिर महसूस करते हैं कि अब मेरी शादी हो गई है, बहुत जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, अब शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि शी हैज कम बैक एंड इवन स्ट्रॉन्गर। तो आप लोगों के लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि शादी है, दैट इज नॉट एन इम्पेडिमेंट फॉर यू, दैट मे बी एन एडवांटेज, इट्स अ मैटर ऑफ लाइक आई सेड अ विल एंड डिटरमिनेशन। हम अपने फाउंडेशंस खुद सेट करते हैं, हम अपने लिमिटेशंस को खुद ही अपने उसको इम्पेडिमेंट बनाते हैं। अगर उसको स्ट्रेंथ बना लिया जाए तो रंजीता मैम की जैसा आप 22वीं रैंक। हाँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अब आप ही सोचिए कि पहले शादी कर लो उसके बाद वो मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। लेकिन उसका एक बेनिफिट सर वो ये मिला था, जो हम नोट्स बनाते थे तो जब 28वीं से हमारा नहीं हुआ था एक रैंक से, तो हमको याद सर एट दैट टाइम से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मेरा मतलब इसके फर्स्ट मिसकैरेज हो गया था हमारा उस समय, 10 दिन पहले एग्जाम के। तो आफ्टर दैट उसके बाद सर तैयारी करते करते, और जब 29th हमारा एग्जाम था मेंस, तो एट दैट टाइम मेरा 7th मंथ हमारी प्रेगनेंसी थी और उस समय हम पढ़ते भी थे। हमारे हस्बैंड भी बोले होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम एग्जाम दो। उनका भी बहुत मोटिवेशन रहा, हमारी मदर इन लॉ का भी बहुत रहा। लेकिन सर हमेशा सर से कांटेक्ट कभी मिस ही नहीं हुआ, मतलब हर 2 दिन पे सर पूछते थे पढ़ रही हो नहीं पढ़ रही हो, कम से कम 2 घंटे भी पढ़ो, सब काम सारे काम घर का करो लेकिन 2 घंटे पढ़ो।
तो वो चीज रहा। और इसका बेनिफिट ये मिला कि जब 29 का जब मेंस हम नहीं करते तो मेरी बैठने की कंडीशन नहीं थी, तो बहुत मुश्किल से मैंने मेंस दिया था। और लेकिन वो राइटिंग प्रैक्टिस ही था कि हम हर पेपर मुश्किल से 1 घंटे का लिख के आते थे, लेकिन मार्क्स मेरे बहुत अच्छे आए मेंस में। तो सरकारी कंट्रीब्यूशन था और यहाँ जो बैठ के प्रैक्टिस किए थे, तो उसका बेनिफिट मुझे वहाँ लगा कि वही था जो अभी निकल के आया, क्योंकि हम पढ़ नहीं पाए थे बिल्कुल भी 2010 में। सो इससे यही समझ में आता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड दैट इज द ओनली की फॉर सक्सीडिंग इन दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। क्योंकि मतलब आपको राइटिंग करते करते इतनी आदत हो गई कि आप 7 मंथ प्रेग्नेंट होने के बावजूद आपकी वो फ्लो जो है वो टूटी बिल्कुल। और बहुत कम टाइम में मतलब अगर जो भी बैठते थे आसपास वही पूछते मैम आपका हो गया क्या, बोले बिल्कुल हो गया। और बहुत सर का जो स्ट्रेटेजी था कि आपको मटेरियल देना है, ना कि आपको बैठ के स्टोरी लिखना है। वहाँ मेंस की तैयारी में सर ने हमें ये सिखाया कि स्टोरी नहीं लिखना है जी, ठीक है, मटेरियल देना है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना टू दी पॉइंट आप उस पे लिखिए, आप उसको इधर उधर नहीं करिए। तो डायरेक्ट लाइन लीजिए, केस लॉ दीजिए। श्रेया मैम से अब जानते हैं इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि एक बहुत खास स्टोरी है जो आपके इंटरव्यू से जुड़ी हुई है। और श्रेया के बारे में हम कुछ बात और बता देते जी हैं। सर बिल्कुल। तो श्रेया का एक अलग स्टोरी है, इसका क्रेडिट है कि ये बहुत शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड कनेक्टेड रही है। इसका एक अलग है, वो लगता है कि ये 6-7 मंथ का पीरियड होगा श्रेया, मतलब 6-7 मंथ में इसने रिजल्ट दिया। बस आप ओवरऑल आप मान सकते हैं मैक्सिमम 7 to 8 मंथ्स। तो 7 to 8 मंथ्स में इसने टोटल कोर्स को कवर किया। और जब मेंस का तैयारी कर रही थी तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ाते हैं, एक्चुअली जो कोर्सेज चलते हैं तो प्रीलिम्स मेंस का एक साथ चलता है। ये उसको इतना टाइम मिला नहीं था, उससे जो बाद में आई तो इसको टाइम नहीं मिला था। तो प्रीलिम्स के बाद ये मेंस का स्टार्ट किया, प्रीलिम्स के बाद इसने मेंस का स्ट्रेटजी स्टार्ट किया। इसको होमवर्क देते थे, अच्छा चलो ये सब्जेक्ट है, ये गेस्ट क्वेश्चन है, 2 डेज, ये 2 डेज में करके आती थी। अब बोले सीपीसी 3 डेज, इसको होमवर्क 3 डेज में करके आती थी। मतलब 2 दिन 3 दिन में वार लेवल पर इसने, आप समझिए कि प्रोसीजर को इसने खत्म कर दिया 15 डेज में। प्रोसीजरल ऑफ मेंस कंप्लीट 15 डेज। शॉर्ट आंसर इसको हम बोले कि तुम तैयार करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रोसीजर में शॉर्ट आंसर चलता है। ये शॉर्ट आंसर तैयार करके लाई, वो अभी तक हम रखे हुए हैं, कैंडिडेट को देते हैं कि देखो सैंपल कैसे लिखना चाहिए प्रोसीजर में शॉर्ट आंसर। उन लोगों ने लॉन्ग में तो रंजिता जो फेयर की उसका, लेकिन शॉर्ट में इसका हम सैंपल देते हैं कि देखो कैसे प्रोसीजर का आंसर रेडी करना है। तो ये 2-2 पेज में अपना करके सारा वर्कआउट कर दे। और हमको लगता है कि 2 महीने के अंदर 2-2.5 में ये पूरा लॉ खत्म कर दिया, ऑप्शन कंपलसरी सब 2 से 2.5 महीने में पूरा तैयार हो। और टेस्ट सीरीज यहाँ पर देती थी, सब कुछ करती थी। सबसे शॉर्ट पीरियड में अगर जुडिशियरी में अभी कोई इस इंस्टीट्यूट में आया है तो मेरे मेमोरी में तो श्रेया ही है, जो इतना होमवर्क कर पाई। क्रेडिट की बात है सर, बहुत सर। हम लोग के लिए सब कोचिंग के लिए भी। सर यूजुअली कैंडिडेट सोचते हैं ना कि 1 साल 2 साल तैयारी करनी पड़ेगी, अभी तो 2 साल और देना पड़ेगा। तो ये भी संभव है कि आप 6 महीने में भी कर लें। हाँ, लेकिन 6 महीने का प्लान ना करें, वो रिस्की है। 6 महीने आगे तो चलो मेरे पास 6 महीने का टाइम है, 6 महीने समझने में टाइम लगेगा, वो रेयर है, हर कैंडिडेट के साथ नहीं हो सकता है। और इसका रिजल्ट आया, फिर उसके बाद हम लोग पार्टी ऑर्गेनाइज किए। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है बता देते हैं। पार्टी ऑर्गेनाइज, एक्चुअली हम लोग यहाँ डिस्कशन मीटिंग के लिए ये नहीं बैठे हैं कि सीपीसी कैसे पढ़ना है, सीआरपीसी कैसे पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो एक जनरल हम ये बता रहे हैं कि ये किस तरीके से शॉर्ट पीरियड में भी और लॉन्ग पीरियड में भी, अगर आपके साथ फैमिली में मैरिज हो गई या हर्डल है, प्रॉब्लम है, तो भी आप निकल सकते हैं। शॉर्ट पीरियड में भी आप निकल सकते हैं। ये तो अपने बैच में आई थिंक यंगेस्ट थे, 24 इयर्स का है। यहाँ पार्टी वार्टी हम लोग कर रहे थे 31 का, तो बहुत लड़का लोग बोला मजिस्ट्रेट है, तो इसको बोला कि माइनर है क्या, ये माइनर माइनर नहीं है, हम तो माइनर हम बोल सकते, मतलब इस टाइप से डॉट टाइप की पहले लगती थी, अभी भी डॉट टाइप की लगती है। तो उस समय चाहे हम भी नहीं पाए, हम देखो तुम अपना आईडी लिए रहो अपना, नहीं तो चेक करना पड़ेगा कि तुम क्वालिफाई हो। लेकिन सर एक चीज है कि आपने इस कोचिंग का माहौल काफी हल्का करके रखा हुआ है। वो हल्का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर एज इट इज एग्जाम का बहुत प्रेशर होता है, एज इट इज बहुत आप फ्रिक्शन चल रहा होता है आपके लाइफ में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं। तो कम से कम जहां पढ़ने जा रहे हैं वहां माहौल हल्का रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
इसमें मैं कुछ ऐड करना हाँ चाहूंगी कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि किस डायरेक्शन में जाना है, और सर ने मुझे इतनी अच्छी तरीके से गाइड किया कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने एकदम 2 मीटिंग के बाद ही मुझे बता दिया कि देखो ये तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन तुम इस और इस पॉइंट पे फोकस करो। और फिर जैसे जैसे मैंने अपने लैटिनल्स पे वर्क किया तो मेरा जितना भी वीक पॉइंट था वो सारा स्ट्रेंथ में बदल गया। तो ये सर के ही मोटिवेशन की वजह से हुआ, इसलिए गाइडेंस, करेक्ट गाइडेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो फिर आप वो जो टाइम जो आप वेस्ट करते हो ना, वो वेस्ट नहीं होता, एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है। जिसको हम escape velocity भी कहते हैं। तो अगर आप सर के पास आएंगे तो आपको वो escape velocity मिलेगी, वो जो पहला बूस्ट है जो आपको जो इंटरव्यू सेशंस के बारे में मैम बताइए कि यहाँ पे कौटिल्य इंस्टीट्यूट पे इंटरव्यू किस तरीके से, इंटरव्यू सेशंस किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू का पूरा क्रेडिट तो इस इंस्टीट्यूट को ही जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंटली आप जवाब दे पाए, वहां पे आप जाके स्टैमर नहीं करें या फिर आप बहुत ज्यादा नर्वस नहीं हो, कॉन्शियस बहुत ज्यादा नहीं हो। तो उसके लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी है वो है प्रैक्टिस। और यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट डेली इंटरव्यू सेशंस होते थे और रिगरस इंटरव्यू सेशंस, हर तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। जो सिलेक्टेड मैजिस्ट्रेट्स थे, सीनियर ऑफिसर्स थे, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स थे, इस तरीके के बहुत सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी आते थे जो हमें बहुत गाइड करते थे। और हर इंसान चूंकि आपको एक अलग इनपुट देता है, एक अलग वैल्यू ऐड करता है, तो आप उससे बहुत कुछ सीख पाते हो। और जो आप रेगुलर बोलने की प्रैक्टिस करते हो तो उससे आप बहुत खुल जाते हो। फिर वहां पे जब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर आपको कोई भी इशू, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि अरे सडनली आप वेयर एम आई सिटिंग, या इनफैक्ट हमें ये भी बताया गया था कि आपका डिमीनर कैसा होना चाहिए, आपका जेस्चर कैसा होना चाहिए, हैंड मूवमेंट क्या होने चाहिए, हाथ ऐसे रखें या ऐसे रखें, या चेयर खुद से पुल नहीं करें, जब कहा जाए तभी बैठे। हर एक छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान दिया गया था। और इस लेवल तक कि इंटरव्यू जिस दिन था हम लोगों का, उस दिन सर इंटरव्यू सेंटर पे भी आए थे हमें विश करने और मोटिवेट करने। तो सारी प्रिपरेशंस तो कर ली थी, पर हड़बड़ी थी इंटरव्यू की और डेफिनेटली आप नर्वस तो होते ही हो। तो मैंने न्यूज़पेपर उस दिन का नहीं पढ़ा था जिस दिन मेरी इंटरव्यू थी, और सर ने आते ही मुझसे पूछा कि आज का न्यूज़पेपर तुमने देखा है। मैंने बोला सर वो तो छूट गया, बहुत हड़बड़ी थी। तो सर ने बोला कि देखो आज के न्यूज़पेपर में 2 इम्पोर्टेंट चीजें आई हैं। उस दिन आरुषि तलवार मर्डर केस का वर्डिक्ट आया था, और मैं जैसे ही इंटरव्यू हॉल में घुसी मुझसे एग्जैक्टली वो सवाल पूछते हैं। तो ये तो लक की भी बात है, लेकिन ये भी है कि एक एक्सपीरियंस्ड गाइडेंस से आप किस तरीके से किसी भी प्रॉब्लम से निकल पाते हो। कोई भी सिचुएशन आपको इतनी मुश्किल नहीं लगती अगर आपको करेक्ट गाइड मिल जाए तो। ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप किसी एक्सपीरियंस्ड टीचर से पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे लॉ की बात करें तो चीज़ों को जोड़ना सीखते हैं, और वो जोड़ना तभी सीख पाते हैं जब आप किसी उस लेवल के मेंटर से आपकी डीलिंग हो रही है, रोज आप उनसे इंटरैक्ट कर रहे हो। जैसे हमने पढ़ा इंजंक्शन के बारे में, सर ने फर्स्ट टाइम पूछा स्टे और इंजंक्शन में क्या डिफरेंस है, एंड देन आई वाज लाइक पढ़ा तो दोनों है बट इन दोनों को कभी जोड़ कर नहीं पढ़ा, एंड दैट इज व्हाट इज एन एक्सपीरियंस। बेसिकली यू गो टू अ मेंटर सो एज टू इंश्योर कि आप जब परीक्षा दे रहे हैं, जब इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो जो सरप्राइज एलिमेंट है वो मिनिमाइज हो सके, सो दैट यू रेडी टू फेस द टॉक। मैम एक जो सवाल मेरे मन में है और ये मेरी तरफ से आखिरी सवाल है, वो ये है कि जब परीक्षा की जब तैयारी हम शुरू करते हैं तो परीक्षा के तैयारी के दौरान बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, मन विचलित भी होता है, ऐसा लगता है कि सीट्स तो इतनी हैं, हम इतने सारे हैं, कैसे हो पाएगा, क्या मुझे वो सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा या जाऊंगी। तो मैम इन सारे विचलित करने वाले ख्यालों के बीच में भी आप लोग जुड़ी रही, और आपका तो मैम आपका तो कमबैक भी रहा है।
गैप के बाद और आपका इतने शॉर्ट स्पैन में, तो ऐसी क्या क्या क्वालिटी आपको लगती है जो कि एक एस्पिरेंट में होनी चाहिए कि वो बिना गिव अप किए हुए, बिना ज्यादा विचलित हुए तैयारी कर सकता है और अच्छा 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 रिजल्ट हासिल कर सकता है? मेरे हिसाब से मैंने तो ये सोचा था कि सीट्स कितनी भी हो, मुझे तो एक ही चाहिए। मुझे तो एक ही सीट चाहिए। अभी जितने भी लोग हों, बाकी लोग कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं उस पे मेरा बस तो नहीं है, पर मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ वो 100% मेरे ही हाथ में है। तो मैं अपना 100% दूं और उसमें मैं कहीं भी पीछे नहीं रहूं, ये देखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट ओरिएंटेड होने की जगह प्रोसेस ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। आप हार्डवर्क करो, आप परसिवियर करो, और रिजल्ट जो भी होना है वो डेफिनेटली आपके लिए एनरिचिंग ही एक्सपीरियंस होगा, वो बुरा तो नहीं होगा, मेरा ये मानना है। मैम का कहना ये है कि अगर आपने 6 दिन से मेहनत की है, आपने बहुत मेहनत की है इस पूरे परीक्षा में, तो रिजल्ट कुछ भी हो वो आपके लिए लाभदायक ही होगा। Either way it's going to help you build your career. Definitely. Either way. मैम आपसे अगर 2 लाइन मिल जाए इस पे, आपको क्या लगता है मैम कि एग्जाम में उत्तीर्ण होने के लिए, सफल होने में क्या क्वालिटीज हैं जो एक एस्पिरेंट के अंदर होनी चाहिए? अगर नहीं है तो उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? देखिए रोहित जी, 2-3 चीजें हैं हर एग्जाम के लिए, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, इंटरमीडिएट या कोई किसी भी लेवल का एग्जाम है। 2-3 चीजें हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट, आपका राइटिंग स्किल, जो कि जिसका सर यहाँ टेस्ट लेते रहते थे तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर थे कि हम इतने देर में इतने टाइम में इतना इतना आंसर देना, इतना लिखना, इससे ज्यादा नहीं लिखना हमें। तो टाइम मैनेजमेंट और एक अच्छा मेंटर होना चाहिए जो आपको ये बताए कि आपको क्या क्या छोड़ना है एग्जाम में तो वो चीजें हैं। प्लस अगर कभी भी बीच में लगता था कि क्योंकि मेरा एक हमने 28 में मेरा नहीं हो पाया था, तो एट दैट टाइम हमको लगता था कि अब नहीं होगा हमारा, क्योंकि शादी भी हो चुकी थी, तो लगता था कि अब पॉसिबल नहीं है। बट तो उस समय सर हमेशा ये बोलते थे कि नहीं, तुम कैंडिडेट हो निकालने वाली, तुम निकाल सकती हो। तो एक ऐसा आपको पीछे से एक मोटिवेशनल मतलब सपोर्ट चाहिए जो आप पे विश्वास करे, जिस पे आप विश्वास करें। ठीक है, तो सर का विश्वास था कि हम जीत गए। सर अगर 2 लाइन आपसे भी मिल जाए, क्योंकि सर आपने तो बहुत जजेस बनाए इस इंस्टीट्यूट में, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आपके पास स्कूल ऑफ कैंडिडेट्स आए, हर तरीके के कैंडिडेट्स आए, हर वॉक्स ऑफ लाइफ से आए हैं। कोई कैंडिडेट जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा है, जैसे मैम है, रैंकर रही है एलएलएम में। कोई ऐसे बच्चे भी आए हैं जो कि एकेडमिकली बहुत साउंड नहीं थे, बट आपके पास आए और दे आर क्वालिफाइड। ये 29वीं न्यायिक सेवा परीक्षा फल में भी ये चीज सामने आया है कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत साउंड नहीं थे एकेडमिकली, दे हैव आल्सो क्वालिफाइड along with people who are very bright. तो सर आपका अगर 2 लाइन में मैं आपसे पूछूं कि सर जो क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे में इस एग्जाम को टेक अप करने से पहले भी और इस एग्जाम को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, 2 बातें हैं इसमें रोहित जी। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे प्रैक्टिकली हम थिंग्स को। नंबर 1 हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, जिसमें आपके टीचर, एक्सपर्ट, मेंटर का गाइडेंस चाहिए। हार्ड वर्क नंबर 1। नंबर 2 लक, ये भी एक पार्ट होता है। लोग बोलता है कि मेरा लक है, ये नहीं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लक फैक्टर नहीं है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग ले, क्योंकि डे टू डे हर चीजों में ये काम होता है। तो आपके हाथ में, आपके वश में क्या है? आपके वश में है हार्ड वर्क। लक कोई नहीं जानता है। तो आप अपना ड्यूटी, आप अपना जॉब परफॉर्म करें तो आप डेफिनेटली लक को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करें ही नहीं तो फिर लक भी आपके फेवर में नहीं आएगा। हमने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत एवरेज स्टूडेंट है, बहुत गांव से, छोटे जगहों से आए हैं, रूम में रहकर, स्टोव पर खाना बनाकर, अभी वो भी देखेंगे वीडियो, वो लोग समझेंगे, खाना खुद बनाकर रहकर, प्योर हिंदी मीडियम, नो बैकग्राउंड, नथिंग, एक बार में रिजल्ट किया और रैंक आया। इसलिए बहुत लोग बस डेडिकेट कर दिया उसने। सर यही जानना था, बस ये किया। तो सारा कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे चीजों को लेता है। तो बिल्कुल सर, कभी कभी मैं भी सर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ,
तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ स्टूडेंट्स सर एडवांस में गिव अप कर जाते हैं ये सोच के कि ये तो बहुत ह्यूमंगस है, ये तो बहुत बड़ा है, मेरा तो 12वीं में इतना ही नंबर था, मेरा तो ग्रेजुएशन में इतना ही नंबर था, हम कैसे ही कर पाएंगे। और भी एक एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं आपको, जैसे 10-15 साल के पहले कैंडिडेट और अब के कैंडिडेट में डिफरेंस क्या है। जी पहले जो कैंडिडेट हुआ करते थे, जब जैसे 2005, 6, 10 की बात बता रहे हैं, तो फर्स्ट राउंड नहीं हुआ, पीटी में नहीं हुआ, मेन में नहीं हुआ, वो दोबारा फिर देता था। जी हाँ, कि स्ट्रगल किया दोबारा, रंजीता बेस्ट एग्जाम्पल, तो उसमें क्या हुआ कि देता था केवल। अब इधर के कैंडिडेट में क्या है, एक बार आने के बाद अगर एक बार पीटी में नहीं हुआ, मेन में नहीं हुआ, इंटरव्यू में नहीं हुआ, तो मैक्सिमम सेकंड राउंड में आउट कर देता है। अच्छा, सेकंड राउंड का फाइट का कैपेसिटी ही कम हो गया है, खत्म हो गया। फर्स्ट राउंड में ही करना है, सेकंड राउंड में अब बताइए यहाँ तक कितने कैंडिडेट है कि इंटरव्यू ड्रॉप हुए, सेकंड राउंड में नहीं हुआ, पीटी में आउट, मेन में आउट। हमने कहा ऐसा हो क्यों रहा है तुम्हारे साथ? सब कुछ है तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये है, फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेस हो गए, वो पेशेंस खत्म हो चुका है बहुत सारी चीजों से। तो अगर हर आदमी का फर्स्ट टाइम रिजल्ट नहीं आ सकता है जी लेकिन कम से कम एटलीस्ट एक चांस और लेना चाहिए। तो ये आज के न्यू जनरेशन में ये बड़ा फॉल्ट है। जो लोग वीडियो सुनेंगे, देखेंगे, वो रियलाइज करेंगे सेकंड राउंड वाले लोग जिनका नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ उसका रीजन। लेकिन पहले ये बातें नहीं थी, फर्स्ट राउंड चल रहा है, सेकंड राउंड चल रहा है, थर्ड राउंड चल रहा है, लेकर ही छोड़ता था। यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में ऐसे ऐसे लोग हैं, फर्स्ट राउंड वाले हैं, सेकंड राउंड वाले हैं, थर्ड राउंड वाले हैं, फोर्थ राउंड वाले हैं, और क्वालिफाई करके माना, लेकर छोड़ा रिजल्ट। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मेहनत और जुनून से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, कहा जाता है। बहुत अच्छा लगा सर मैम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। कुछ फाउंडेशनल बातें जो आज हमने सीखी हैं वो ये है कि आप गिव अप मत करिए, स्ट्रैटेजी अच्छी बनाइए, अच्छे मेंटर की गाइडेंस में रहिए और अपना काम साइलेंटली करते रहिए और आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। और इस परीक्षा में फेलियर नामक कोई चीज नहीं है, आपने देख लिया है। Either way you are going to be successful irrespective of what result you get. So in the end I would like to thank you all, बहुत बहुत धन्यवाद सर मैम आप लोगों का यहाँ आने के लिए। मुझे पूरी आशा है कि हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपसे और हम उम्मीद करेंगे कि आप जब जजेस बने और वापस यहाँ आए तो अब एज अ जज अपने लाइफ की एक्सपीरियंसेस हमारे एक्सपीरियंस के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो और मच। कौटिल्य लॉ एकेडमी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको ऐसे ही रोचक वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जरूर कमेंट करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए।